तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर एसएससी एंड यूपीएससी, और ये है उसका पार्ट 1। इसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे जो हमारी पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, जो अभी तक आए हैं 2016 तक जो भी आए हैं इंपॉर्टेंट। उसमें से 50 क्वेश्चन पहले मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ और सेकेंड पार्ट में 50 लूँगा। ठीक है, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, क्या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, उससे पहले अगर इसलिए सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे एक लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, और साथ में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि कौन सा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट के लिए जो अप्लाई होता है ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है हमारा? लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, enjoyed by the Supreme Court, a voluntary agreement among recognized political parties। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, स्पेसिफाइड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो आपको पता है कि लोकसभा की जो चेयरमैन है वो होता है स्पीकर, और इस वक्त हमारे स्पीकर कौन है? इस वक्त हमारे स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन। ठीक है, जो 16वीं लोकसभा की स्पीकर हैं। ठीक है, 16th स्पीकर हैं लोकसभा की, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की? ठीक है, तो वो है हमारा आर्टिकल 75। ठीक है, तो आर्टिकल 75 मतलब आंसर है बी, उसमें हमें पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। ठीक है, तो किस दिन जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसने ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1949 या 29 अगस्त 1950। ठीक है, तो 29 अगस्त 1950 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1950 में तो वो पहले ही हो चुका था। ठीक है, बना था और बन के तैयार भी हो चुका था, और तो वो बना था हमारा 29 अगस्त 1947। ठीक है, 1947 20 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। आंसर होगा ए। उसके बाद आता हमारा फिफ्थ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ बिल्स इज रिप्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट। कौन सा बिल होता है जो पार्लियामेंट में जो बजट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बिल एंड इनडायरेक्ट टैक्स बिल, कॉन्टिजेंसी बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, या फाइनेंस बिल एंड कॉन्टिजेंसी बिल। तो इसका आंसर होगा आपका सी, कि फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, ये दोनों बिल बजट के साथ ही प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, पास कराने के लिए। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा सबसे बड़ा मतलब कहें तो ढांचा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काम में आया था? ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आया था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो हमारा हिस्सा है संविधान का वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से लिया गया है। तो इसका जो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा, वो भी हमारा डी आंसर आएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद हमारा इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, किस आर्टिकल में हमारे संविधान के जॉइंट सिटिंग दे रखी है लोकसभा और राज्यसभा की? ठीक है, आर्टिकल 101, 108, 133 या 102। ठीक है, तो आर्टिकल 108, 108 में हमें ये दे रखा है कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा है वो जॉइंट सिटिंग कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो 8th क्वेश्चन है, ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा,
ठीक है, मनी बिल जो है वो पास हो गया लोकसभा से, टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि लोकसभा ने पास कर दिया बिल को, ठीक है, और राज्यसभा अगर पास कर रही है नहीं कर रही है तो कोई एक्शन नहीं ले रही है उस पर, तो उसे कितने दिन के अंदर एक्शन लेना है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो पूछा है 10 डेज, 14 डेज, 20 डेज या 30 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी 14 डेज। तो 14 डेज के अंदर अंदर उसको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कि बिल पास करना है नहीं करना है, वो जो भी वो करे। उसके बाद आता है हमारा 9, नेम द कमिटी फॉर फॉर्मुलेटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग रेलवेज। ठीक है, तो ऐसी कमेटी कौन सी थी, उसका नाम बताना है जो बनाई गई थी और रिकन्स्ट्रक्टिंग टू रेलवे, जब ब्रिटिश चले गए तो उसके बाद रेलवे को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। जैन कमेटी, ठीक है, वेंकटचेली, ठीक है, राकेश मोहन कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी हमारा, ठीक है, राकेश मोहन कमेटी। उसके बाद आता है हमारा 10th क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन सा एक जो है वो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को पता है प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ये हमारे प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। उसके बाद है चीफ जस्टिस ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट या इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कौन सी कमिटीज़ हैं जो हमारी कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर की कमेटी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी या फिर कमेटी ऑन अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो आपकी ये 3 कमेटी हैं, इनमें से कौन कौन सी हैं। तीनों हैं, पहली या दूसरी है, पहली तीसरी है या फिर दूसरी तीसरी है। ठीक है, तो आपको अगर कभी क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो नॉर्मली पता क्या होता है, वो तीनों ही तीनों होती हैं। मैंने देखा है कई जगह कि वो तीनों ही होती हैं और उसमें से पूछा जाता है कौन सी है कौन सी नहीं है ज़्यादातर। पर अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप कंफर्म हो तभी करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, नहीं तो छोड़ दीजिएगा भाई। जीएस में तो सीधा फंडा अगर हमें आता है तभी करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये भी हमारी पार्लियामेंट कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी ये भी पार्लियामेंट कमेटी है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये भी हमारी पार्लियामेंट कमेटी है। तो आंसर क्या होगा, ए 1, 2 एंड 3। उसके बाद है हमारा 12th, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इलेक्शन कमिश्नर, वो कितने टाइम के लिए उसका जो ऑफिस का पीरियड रहता है, मतलब वो कितनी टाइम तक के लिए अपनी पोस्ट पर रहता है। ठीक है, 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर 5 ईयर्स और द एज ऑफ 60 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, वैसे तो 6 साल का होता है, पर मान लीजिए कि उसकी अपॉइंट वो कब हुआ, 61 की एज में। ठीक है, तो भाई 65 में तो रिटायरमेंट हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि या तो वो 6 साल तक काम करे, या फिर अगर 6 साल उसके बचे ही नहीं है जॉब को और वो तब अपॉइंट हो रहा है, तो जैसे 65 ईयर्स हो जाएंगे तब वो रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, जो पहले आ जाएगा वो। उसके बाद हमारा ये 13, ये क्या कह रहा था, कामराज प्लान वाज ए प्लान फॉर्मुलेटेड इन 1963 बाय। तो जो कामराज प्लान है वो 1963 में फॉर्मुलेट हुआ था किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, वेयर बाय ए सीनियर मिनिस्टर वर आस्क्ड टू लीव गवर्नमेंट एंड वर्क टू रीजेनरेट द पार्टी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास के द्वारा जब एक सीनियर मिनिस्टर ने पूछ लिया था गवर्नमेंट को छोड़ने के लिए, ठीक है, और वर्क टू रीजेनरेट द पार्टी, और एक नई पार्टी बनाने के लिए। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वेयर बाय ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर प्रपोज्ड। एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने जब एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज किया था नेशनल कांग्रेस के लिए। ठीक है, तब। थर्ड है हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, वेयर बाय ए न्यू सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर एक्सेप्टिंग डोनेशन फॉर द पार्टी वर्क फॉर प्रपोज। या फिर चीफ ऑफ मिनिस्टर ने किया था, ये प्लान बनाया था कब, जब हमारे जो डोनेशन मिलता है पार्टीज़ को उसके लिए एक नए प्रिंसिपल्स आए थे वो। और लास्ट हमारा 4th डी, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास टू रूट आउट द करप्शन फ्रॉम इंडिया। और यह चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास ने निकाला था प्लान करप्शन को दूर करने के लिए इंडिया से।
ठीक है, तो इसका आंसर है ए। जब एक सीनियर मिनिस्टर ने अपनी पार्टी छोड़ के रिजॉइनेड द पार्टी के लिए एक प्रपोजल रखा था, ठीक है, तब ये कामराज प्लान लाया गया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा 14th, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत सेल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ। ठीक है, जो कार्यकाल होता है किसी भी पंचायत का वो 5 साल का होता है, किस डेट से? डिक्लेरेशन ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, इट्स फर्स्ट मीटिंग, इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पंचायत और टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस बाय इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि जिस दिन से इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं वो दिन, दूसरा है ऑप्शन की पहली मीटिंग से, और तीसरा है जब वो नोटिफिकेशन कंडक्ट हो जाता है पंचायत के द्वारा तब से, या फिर जब वो शपथ लेते हैं तब से। ठीक है, तो जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में होता है कि भैया जिस दिन से वो ऑफिस में गए उस दिन से, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। जिस दिन रिजल्ट हमारा डिक्लेयर हो जाता है उस दिन से 5 साल तक उनकी जो वो है पंचायत की जो वो है कार्यकारिणी वो चलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा ए। 15 है हमारा, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल जो हमारा 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है? ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा 17 है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स चलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कोई एक होगा, तब देखते हैं कौन सा है। द अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, द प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज ऑफेंस, या फिर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए ना कि तीनों आपके अनटचेबिलिटी से हैं हमारे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हमारे अनटचेबिलिटी से हैं, ये भी और ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल 17 है वो भी अनटचेबिलिटी से ही रिलेटेड होगा, और जब ये तीनों ही अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आंसर क्या हमारा? डी। उसके बाद आता है 16, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो ज़्यादातर हमेशा आता है और पूछा है, और नॉर्मली हर बच्चा जानता है, हर एस्पिरेंट जानता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज़ नोन एज द स्कल्प्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कहते हैं ना वो रचयिता कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? ठीक है, तो वो और कोई जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, या कहें तो हेड थे बनाने के। ठीक है, और व्हाट इज़ नोन एज द लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया किसे कहा जाता है? शहर को, सिटी, टाउन, विलेज और या स्टेट। ठीक है, तो हमारे देश में आज भी जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड है वो विलेज द्वारा है। ठीक है, और आज भी जो हमारे लगभग 59% लोग फार्मिंग करते हैं, और लगभग 50% ही लोग हमारे आज भी, या 60% लोग आज भी हमारे गांव में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा तो लिटिल इंडिया कहलाया जाता है, वो विलेज कहते हैं क्योंकि वो हमारी पहचान है इंडिया की। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु डिसाइड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग विद द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कौन डिसाइड करता है जो भी हमारा अगर मतभेद होता है पार्टीज़ के सिंबल्स को लेकर, तो वो किस एक्ट के अंदर आता है, या कौन डिसाइड करता है? ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1952, रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1953, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, या फिर इलेक्शन कमीशन। तो ये सारे एक्ट तो आपके हैं इलेक्शन से रिलेटेड, पर सिंबल से रिलेटेड नहीं है। तो सिंबल से रिलेटेड कौन डिसाइड करता है आपका? वो करता है इलेक्शन कमीशन। आंसर होगा डी। ठीक है, उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रीवी पर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, प्रीवी पर्स आपका क्या है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में? ठीक है, अ पर्स गिवन बाय प्राइवेटली बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। ठीक है, अ पर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिग्नेटरीज फॉर सर्विस रेंडर्स। ठीक है, ए ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अर्स्टीवाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ए गिफ्ट गिवन बाय द अर्स्टवाइल प्रिंस ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो प्रीवी पर्स है आपका, तो उसका आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, ए ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द अर्स्टवाइल प्रिंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है हमारा 21, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वही राज्यसभा में कितने टाइम तक एक जो मेंबर होते हैं उनका रहता है काम? 5 years, 6 years। ठीक है, सेम एज द लोकसभा, या फिर 2 years। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 years। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि फाइनेंस कमीशन इन इंडिया आर सेट अप फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन होती है वो टाइम टू टाइम
हमारी बनाई जाती रहती है, सेटअप की जा सकती है, करी जाती है, क्यों की जाती है, ठीक है। टू ले डाउन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ले डाउन करने के लिए, टू इन्वॉल्व द सेटिस्फैक्ट्री टैक्स स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो भी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है उसको इवॉल्व करने के लिए, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड या फॉरेन ट्रेड को प्रमोशन करने के लिए, या फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या है कि हमारा जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको सेंटर से स्टेट्स में बांटने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, ठीक है। कौन ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है? प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये स्पीकर ऑफ जो लोकसभा होता है वो डिसाइड करता है कि जो हमारा बिल है वो मनी बिल है या नहीं। 24 है हमारा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत इज मेनली टू एक्सपेडाइट केसेज रिलेटिंग टू, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा लोकसभा का वो मेनली किस केसेस से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, मर्डर से, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से, या फिर सूट्स रिलेटिंग टू बैंक्स, ठीक है। तो ये 4 दिए ऑप्शन आपको बताने के, इनमें से कौन सा केसेस लोक अदालत में आपका चल सकता है, ठीक है। तो पहला, तीसरा या चौथा। तो आप इसमें से सीधा बस ये समझिए कि जो हमारा मर्डर का केस होता है वो लोक अदालत में नहीं चलता है, बाकी सारे चलते हैं, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा वो हमारे चलेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए। यहाँ देखिए ये 5वां दे रखा है, जबकि 5वां तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा? ए। उसके बाद है 25th, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा हमारा जो लीडर है जिसने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे सर्व नहीं किया है प्रेसिडेंट बनने से पहले, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जाकिर हुसैन भी पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे, बाद में प्रेसिडेंट की सीट पर आए थे, और नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, ये हमारे सीधे प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इन्होंने नहीं संभाली थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे लीडर थे जो वाइस प्रेसिडेंट की बजाय सीधे प्रेसिडेंट बने थे और बाद में प्रेसिडेंट की उन्होंने पोस्ट संभाली थी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं बने थे। उसके बाद आता है ए फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, तो जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया का वो सबसे पहले कब लाया गया था, ठीक है। एक्ट ऑफ 1909, ठीक है, एक्ट ऑफ 1919 या एक्ट ऑफ 1935 या एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। तो उन एक्ट ऑफ 1919 में हमारा जो है पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रपोज हुआ था या फिर बनाया गया था। तो आंसर होगा बी, ठीक है। उसके बाद आता है विच रिट इज इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है। तो ऐसी कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसी भी अथॉरिटी को कंपेल करने के लिए, ठीक है, कि वो ढंग से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। रिट ऑफ सर्टिरियसरी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, या फिर रिट ऑफ क्वो वारंटो। तो रिट आप ये समझ लीजिए जैसे एक तरह का नोटिस भेजना, ठीक है। तो कौन सा नोटिस कहलाता है, ठीक है। तो अब रिट ऑफ जो मैंडेमस होता है आपका सी है, ये कोई भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या अथॉरिटी है वो अगर परफॉर्म नहीं कर रही है तो रिट ऑफ मैंडेमस वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सेंड करता है, उसे एक तरह का तलब करता है, ठीक है। तो अपने पास बुलाता है या जो भी करता है उसे आप कैसे समझ सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद है हमारा 28, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने ऑफिस से, मतलब क्या उसका प्रोसेस है हटाने के लिए, ठीक है। एक तो रेजिग्नेशन हो गया वो अलग है, पर अगर वो कोई हम हटाना चाहें तो वो कैसे हटेगा, ठीक है। कोई और हटाना चाहता है तो पहला ऑप्शन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जरिए, बाय द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट या फिर रेजोल्यूशन ऑफ कैबिनेट के थ्रू, ठीक। और फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर प्रूव करना होगा मिसबिहेवियर, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेज के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी, ठीक है। मतलब दोनों हाउसेज में 2/3, मतलब अगर 30 लोग हैं तो 30 में से 20 इस मेजॉरिटी में शामिल हो कि हाँ भाई इसको हटा दिया जाए, ठीक है, वो भी दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। तो आंसर होगा डी।
उसके बाद हमारा 29th, इफ़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंटेंड्स टू वैकेट हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही सेंड्स हिज रेजिग्नेशन टू। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा अपनी पोस्ट छोड़ना चाहे अपने रिटायरमेंट से पहले या अपने टाइम ऑफ जो टर्म है उसका ख़त्म होने से पहले, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन भेजता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन भेजता है या फिर, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा स्पीकर भी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भेजता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जब अपना रेजिग्नेशन देता है अगर स्पीकर, अगर उसे अपनी पोस्ट छोड़नी हो तो। ठीक है, 30 हमारा, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट बट इट कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट करने की, मतलब संशोधन करने की फंडामेंटल राइट्स में, पर वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। ठीक है, तो गोलकनाथ केस था, वो केशवानंद भारती केस था, या फिर दोनों थे, या फिर दोनों में से कोई नहीं था। ठीक है, तो ये था केशवानंद भारती केस। ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, मतलब कोई नई चीज़ जोड़ सकता है, ठीक है, कुछ चेंज कर सकता है, पर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकता। ठीक है, तो यह केशवानंद भारती केस, आंसर है बी। उसके बाद है फर्स्ट वुमेन जज टू अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट। पहली जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी वो कौन थी? ठीक है, तो वो थी हमारी एम फातिमा बीवी। तो ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? सी, एम फातिमा बीवी। फिर आएगा हमारा 32, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वाज फर्स्ट डी रिकॉग्नाइज एंड लेटर ऑन अगेन रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो पहले डी रिकॉग्नाइज कर दी गई थी एंड बाद में अगेन रिकॉग्नाइज कर दी गई नेशनल पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन के द्वारा? ठीक है, ए है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, सी है हमारा समाजवादी पार्टी, और डी हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मार्क्सवाद की जो हमारी पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उसको पहले डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, बाद में दोबारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मार्क्सिस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 33, इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा ढंग से या मैच नहीं है। ठीक है, स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, साथ में सीट ऑफ हाई कोर्ट्स हैं कि कहाँ पर है सीट ऑफ हाई कोर्ट्स। तो जैसे अगर आप देखें तो उत्तराखंड की नैनीताल में है। ठीक है, ये हमारा दमन दीव एंड अहमदाबाद, दमन दीव और अहमदाबाद थोड़ा सा नॉट करेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हमारा? बी। ठीक है, तो बुक की बहुत ही लंबा रिलेशन बना दिया अहमदाबाद का और दमन दीव का, तो ऐसा कोई है नहीं दमन दीव और अहमदाबाद। अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में, और छत्तीसगढ़ का कहाँ पर है? बिलासपुर में। ठीक है, तो बाकी सब सही है, हमारा सिर्फ बी में और दमन दीव का हाईकोर्ट अहमदाबाद में नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा वो किसके अंडर में आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में आता है, लीगल राइट में आता है, या फिर सोशल राइट्स में आता है? तो हमारा जो पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता था, पर बाद में इसे हटाकर लीगल राइट्स के अंदर कर दिया गया, तो आज इसका आंसर क्या होगा? सी, लीगल राइट। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद हमारा 35 है, वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत राज। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पंचायत राज है उससे रिलेटेड है? ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? 106, 173 या 40th? ठीक है, तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो हमारे पंचायत राज से रिलेटेड है? ठीक है, तो उसका आंसर होगा तीसरा और चौथा। ठीक है, 73 और 74 जो अमेंडमेंट थे वो हमारे पंचायत राज से रिलेटेड थे, तो मतलब आंसर क्या होगा हमारा? डी, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपको याद रखना है 73वां और 74वां। उसके बाद है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च हुआ था? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज लॉन्च इन द ईयर 1951। ठीक है, 1947 है हमारा बी, सी है हमारा 1948 एंड डी हमारा 1949। तो जो पहला 5 ईयर प्लान हमारा लॉन्च हुआ था वो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, जो हमारा लागू हो गया था, रिपब्लिक भी हमारा हो चुका था, तो उसके बाद आया था हमारा, तो वो आया था 1951 में आया था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमारा लॉन्च हुआ था।
उसके बाद आता है 37 की हु इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है हमारा? सेक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है हमारे इंडिया का वो हमारा चीफ लॉ ऑफिसर कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब उसके बाद आता है कि हु प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसने पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? ठीक है, तो एक हमारा जवाहरलाल नेहरू ए, बी हमारा गांधी जी, सी हमारा एडवाइजरी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या फिर डी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक एडवाइजरी ब्रांच बनाई गई थी संविधान जो समिति है कमेटी उसके द्वारा। ठीक है, तो उसने बनाया था हमारा पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर क्या होगा? सी एडवाइजरी ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद हमारा 39 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा कि जिसने संविधान बनाया जिसके नाम से जाना जाता है वही हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्ट कमेटी के, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद है हमारा 40 व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट ए नेशनल फ्लैग। तो पहली बार जो हमारी संविधान कमेटी है असेंबली है उसने नेशनल फ्लैग कब बनाया था? ठीक है, 22 अगस्त 1947 ए। ठीक है, बी हमारा 22 जुलाई 1947, सी हमारा 22 जनवरी 1947 या 22 अक्टूबर 1947। ठीक है, तो पहली बार जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, मतलब 22 जुलाई। ठीक है, 1947 आंसर हो गया बी। ठीक है, आंसर क्या है? बी। 41 हमारा क्या कह रहा है? हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन था हमारा, वो पूछ रहा है कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने हमारी जो असेंबली थी संविधान सभा थी उसको एड्रेस किया था, मतलब वहाँ पर भाषण दिया था। ठीक है, तो वो थे लॉर्ड एटले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेंटिक या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो थे हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जिन्होंने लास्ट बार हमारी जो असेंबली है उसको एड्रेस किया था। आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद आता है हमारा 42 व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। तो हमारा संविधान कब अपनाया गया था? ठीक है, तो वो सीधे सीधे ये पूछ रहा है 25 नवंबर 1949, 29 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 27 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारी असेंबली ने अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, हमारे संविधान को कब किया था? 26 नवंबर 1949। उसके बाद हमारा 43 हमारा जो क्वेश्चन है कि इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस इज नोन एज। जो हमारा अपर हाउस है वो किस नाम से जाना जाता है? वो है हमारा राज्यसभा। तो अगर लोअर हाउस की बात कर दें तो फिर वो हमारा वो क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, तो इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफरन कलर रिप्रेजेंट। जो हमारा जो सैफरन कलर है वो किस, उसका मतलब क्या है? ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, स्पिरिट ऑफ कलर्स, स्पिरिट ऑफ ह्यूमन नेचर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल फ्लैग अब जो हमारा व्हील है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, या फिर किस कलर में है? जो हमारा फ्लैग है व्हील है वो किस कलर का है? ब्लू का है, नेवी ब्लू का है, रेड ग्रीन का है या ग्रीन वाइट का है? तो जो हमारा जो कलर है फ्लैग के व्हील का वो है हमारा नेवी ब्लू। ठीक है, उसके बाद हमारा 46 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। ए शायद स्पीकर की तरह ही आ गया है पर ये भी बिल्कुल वही है जो आपको बताया था कि उसकी 6 साल का होता है टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले आ जाए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। या तो वो 6 साल उसके पूरे हो जाए या फिर उसकी एज आ जाए 65 कंप्लीट हो जाए, तब तक वो हमारा उस पोस्ट पे रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज। पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे इंडिया के? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, SP सेन वर्मा, सुकुमार सेन या फिर KVK सुंदरम। ठीक है, तो हमारे जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, आंसर होगा सी। उसके बाद आता है हमारा 48 आता है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ रिटायर एट द एज ऑफ। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अब किस एज में रिटायर होते हैं?
62 ईयर्स में, 60 ईयर्स में, 65 ईयर्स या 58, ठीक है। तो वो हमारे रिटायर होते हैं हमारे सॉरी थोड़ा शोर के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बाहर से, ठीक है। तो ये है हमारा 65 ईयर्स। अब 65 साल की उम्र में जो जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर होते हैं। अब आता है हमारा 49, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा, ठीक है। कौन सा बिल है जो पहले इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता हमारे किसी भी राज्यसभा में? कौन सा बिल है? मनी बिल, ठीक है। मनी बिल कभी भी पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता राज्यसभा में, पहले उसे ये कंफर्म करवाना पड़ेगा कि मनी बिल है या नहीं है लोकसभा में, फिर वहाँ से पास होकर फिर राज्यसभा में आएगा, ठीक है। तो वो था हमारा मनी बिल। आंसर क्या होगा? बी। द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो वो सीधे पूछ रहा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा है। अब उसके देखिए पॉइंट क्या करें, हैज़ नो राइट टू वोट, मतलब अब उसके पावर पूछ रहा है कि उसकी क्या क्या पावर है या वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास वोट करने का राइट नहीं होता, या फिर वोट्स लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा की तरह वो वोट कर सकता है, या फिर हैज़ 2 वोट्स, 1 इन ऑर्डिनरी कोर्स एंड अनदर इन केस ऑफ टाई, या फिर उसके पास 2 वोट्स होते हैं, ठीक है, और उसकी कंडीशन भी अलग अलग होती है, या फिर वोट्स ओनली इन केस ऑफ टाई, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा सिर्फ तभी वोट कर सकता है जब कोई 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाई कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे में उनका टाई हो रहा हो, वो सिर्फ तभी वोट कर सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे पूरे जो पॉलिटी से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपके बहुत हेल्पफुल आएंगे और आपने पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप कोई मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे SSC माइंडसेट के नाम से आप आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ हम और सारी बात करेंगे। साथ ही साथ आप यूट्यूब पर अगर सर्च करना चाहते हैं तो सीधे सीधे SSC माइंडसेट सर्च करिए, आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है, www.youtube.com/SSC माइंडसेट, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।